देखिए, जो अमेरिका की पॉलिसी है युद्ध की, बिजनेस के जो टैक्टिक्स हैं, बिजनेस तभी से चालू हो जाता है जब से युद्ध शुरू होता है। इनफैक्ट युद्ध की जो पॉसिबिलिटी है, जब पॉसिबिलिटी ही उत्पन्न हो जाती है तो बिजनेस चालू हो जाता है। अमेरिका हथियार बेचने शुरू कर देता है। आप एकदम से देखेंगे जो हथियारों की कंपनियां हैं अमेरिका की, उनके शेयर्स एकदम से उछाल मारते हैं, तो बिजनेस वहीं से चालू हो जाता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट चालू हो जाता है। जो हथियार बेचते हैं, अगर उनके पैसे साथ के साथ ना मिले, जैसे यूक्रेन का युद्ध है, यूक्रेन और रूस का, तो जो हथियारों की कंपनियां हैं उन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला होगा यूक्रेन से, यानी कि वो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे। तो जो ये इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है कि 2-4 महीने में ही पैसा आ गया। ये मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है, यानी कि 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल तक इसमें लगते हैं। युद्ध चालू हुआ, इन्वेस्टमेंट चालू हुआ, युद्ध खत्म होगा तो उसका प्रॉफिट आना शुरू होगा। जो प्रॉफिट है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो डिपेंड करता है कि युद्ध कितना लंबा चला है। जो उनमें से दो देशों में से एक देश कितना उसका विध्वंस हुआ है, वो कितना सर्वनाश की तरफ बढ़ा है, उसका नाश जितना ज्यादा होगा, विध्वंस जितना ज्यादा होगा, अमेरिका का प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। पहले वो हथियारों से इन्वेस्ट करेगा, फिर उस देश की हालत जब खराब हो जाएगी, उसका सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना होगा, उसको रिबिल्ड करना होगा। तो उसके लिए ठेके जो दिए जाएंगे कंपनियों को, वो अमेरिका की ही कंपनियों को दिए जाएंगे। तो इस तरीके से पहले इन्वेस्टमेंट हुआ और फिर उसका प्रॉफिट आना शुरू हुआ। ये इस वीडियो में हम आगे चल के ये सारी बातें करने वाले हैं। इसको बोला जाता है वॉर इकोनॉमिक्स। वॉर से रिलेटेड जो बिजनेस है, अमेरिका क्या टैक्टिक्स यूज करता है, हम इस वीडियो में ये सारी बातें करने वाले हैं। पहले अमेरिका लोन देता है, ठीक है। जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो जो लोन देंगे वो डॉलर में देंगे, तो वहां से जो अमेरिका के बैंक्स हैं वो फलेंगे फूलेंगे। फिर हथियार बिकेंगे, अमेरिका क्या करेगा, अपनी ही कंपनियों से वो हथियार बिकवाएगा, यानी कि हथियारों के मन माफिक पैसे लिए जाएंगे। अब जैसे यूक्रेन है, ठीक है, कोई चीज 100 रुपए की है। अब जिस हालत में भारत है फॉर एग्जांपल, तो भारत के पास ऑप्शंस हैं कई सारी, तो वो 100 रुपए से 90 रुपए पे आएगा कि भाई हमें 90 में चाहिए, और वो देगा। लेकिन जो यूक्रेन की हालत है वो इस तरीके की है कि वो बार्गेन नहीं कर सकता, तो 100 रुपए की चीज अमेरिका उसे 110 रुपए में देगा। तो हथियारों की जो कीमत है वो बढ़ गई है। तो अभी तो हथियारों की कीमत के द्वारा वो वहां इन्वेस्ट कर रहा है, फिर यूक्रेन को बनाया जाएगा। तो वो जो ठेके हैं, वो जो लोन उतारना होगा, अभी हम उस उतारने की शर्तों को भी देखेंगे कि किस किस तरीके की शर्त वहां लगाई जाएंगी, है ना। और वो जो ठेके दिए जाएंगे अमेरिका से, तो अमेरिका का पैसा वापस से अमेरिका में ही आ जाएगा। यही वॉर इकोनॉमी है। अब देखो, एक बात यह है कि वॉर जितना लंबा जाएगा उतना ही इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, प्रॉफिट उतना ही ज्यादा होगा। यूक्रेन और रूस की अगर हम बात करें, तो अमेरिका की जो शुरू की जो सिचुएशन थी, वो ये चाहता था कि भारत रूस से तेल इंपोर्ट करे, जिससे कि तेल की कीमत बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, वैश्विक कीमत बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। अगर तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है अमेरिका की, उसमें ही धक्के लगने शुरू हो जाएंगे। अमेरिका को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उसकी सरकार को नुकसान हो सकता है। तो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की जाती है कि जो वर्ल्ड है बाकी का, उस पर बहुत ज्यादा फर्क ना आए, उस पर बहुत ज्यादा अगर असर पड़ने लगा तो वो मीडिएट करने के लिए दौड़े दौड़े आएंगे। तो युद्ध इस तरीके से चले कि वो चलता रहे, वो एकदम से बंद ना हो जाए। जैसे कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध 5-7 दिन में बंद हो गया ऑपरेशन सिंदूर के समय। तो ये सिचुएशन बहुत फायदेमंद नहीं है अमेरिका के लिए। वो ये चाहेगा कि युद्ध लंबा खिंचे, वो ये चाहेगा कि एक पक्ष, चाहे वो पाकिस्तान हो, पाकिस्तान को उसने मदद की, तो वो ये चाहेगा कि पाकिस्तान बिल्कुल तहस नहस हो जाए, तभी तो रिबिल्ड करने की नौबत आएगी ना। तो पहले वो हथियार बेचता, अगर युद्ध लंबा चलता है, साल भर चलता, तो पाकिस्तान के सारे हथियार अमेरिका से आते, तो वो पहले तो वो हथियारों में कमाता, फिर पाकिस्तान को रिबिल्ड करना होता, उसके लिए अमेरिकन कंपनियों को ठेके मिलते। तो जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, इसमें अमेरिका को फायदा नहीं हुआ। लेकिन रूस यूक्रेन के युद्ध में, क्योंकि युद्ध लंबा चल गया, जो बाकी का वर्ल्ड था उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो तेल के रेट हैं उनको बहुत ऊपर नहीं जाने दिया गया। तो भारत ने उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने अपना प्रॉफिट किया, लेकिन अमेरिका ने भारत को रोका नहीं उस टाइम पे। लेकिन अब एक टाइम हो गया है, 3.5-4 साल हो गए, तो प्रॉफिट लेने का टाइम हो गया है।
इसीलिए अमेरिका बहुत ज्यादा जोर दे रहा है भारत पे। पहले इतना जोर नहीं दिया था क्योंकि वो चाह रहा था कि युद्ध चले, लेकिन अब उसे लग रहा है कि अब प्रॉफिट ले लेना चाहिए, अब युद्ध रुक जाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी कंपनियों को ठेके दिलवा सके, पैसा कमा सके। इसीलिए भारत पे इतना ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि अब युद्ध बंद करो। युद्ध बंद करने के लिए आप तेल का इंपोर्ट बंद करो। तो युद्ध की जो लंबाई है या फिर युद्ध में कितना विध्वंस हुआ है, उस पे अमेरिका का प्रॉफिट, अमेरिका की इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है। अब हम बात करते हैं कि जो मीडिया है वो किस तरीके का रोल निभाता है। जो इंटरनेशनल मीडिया है, जो अमेरिकन मीडिया है, वो किस तरीके से इस पर काम करता है। और भारत जैसे देश का मीडिया जाने अनजाने में वो ही टर्म्स यूज करता है जो इंटरनेशनल मीडिया कर रहा होगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे मीडिया में तो हमेशा एक वर्ड यूज होता है, यूएसएज एड टू यूक्रेन, यूरोप्स एड टू यूक्रेन, यानी कि यूक्रेन को सहायता, है ना। तो इस तरीके के वर्ड यूज किए जाते हैं, जबकि ये एड नहीं है, ये लोन है, ये कोई दान नहीं है। तो ये ब्याज सहित वापस लिया जाएगा यूक्रेन से। तो इस तरीके के वर्ड्स हैं, ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग उसकी हेल्प कर रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ बिजनेस ओरिएंटेड है। तो मीडिया जो है, इंटरनेशनल मीडिया, इस तरीके के नैरेटिव्स बनाता है। मीडिया के साथ साथ आईएमएफ अपना रोल निभाता है, वर्ल्ड बैंक अपना रोल निभाता है। इनके जो नाम है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ऐसे लगता है कि ये वर्ल्ड की संस्थाएं हैं जो देशों की भलाई के लिए काम करती हैं, पर ऐसा नहीं है। आप ये देखेंगे इस वीडियो में भी आपको ये चीजें क्लियर होंगी कि ये अमेरिकन कंपनीज ही हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे ये यूक्रेन की भलाई के लिए काम कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अमेरिका की भलाई के लिए ही काम करते हैं। सबसे पहली बात, ये लोग जो लोन है ये उस देश की करेंसी के रूप में, लोकल करेंसी में नहीं देते। जैसे भारत की लोकल करेंसी क्या है? रुपया। तो रुपया में ये लोन नहीं देंगे, ये डॉलर में ही लोन देंगे। तो यूक्रेन जो है उसको लोन डॉलर में मिल रहा है, तो चुकाना भी उसे डॉलर में ही पड़ेगा। डॉलर जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगा, अमेरिका की इकोनॉमी उतनी ज्यादा ग्रो करेगी। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है, जब वर्ल्ड बैंक लोन देता है तो उस लोन को रिकवर करने के प्लान बताता है, उस लोन को रिकवर करने की कंडीशंस बताता है दूसरे देश को कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और वो इस तरीके की मीठी मीठी बढ़िया बढ़िया टर्म्स यूज करेगा कि आपको लगेगा कि यार ये तो अच्छी बात है। किस तरीके की टर्म्स वो यूज करेगा? एक एग्जांपल ये है कि यूक्रेन ने 2020-21 के अंदर आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया था। उस समय कोरोना वाली महामारी चल रही थी, है ना। तो यूक्रेन की इकोनॉमी एकदम से डाउन गई थी। उससे पहले 2014 में जो क्रीमिया का युद्ध हुआ था रूस के साथ, तो यूक्रेन को बहुत सफर करना पड़ा था, उसकी इकोनॉमी बहुत डाउन गई थी, तो उसको लोन लेना पड़ा था। बदले में वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला कि आपको लैंड रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, आपको लोन तभी मिल पाएगा, यानी कि ये कंडीशन लगाई। अब लैंड रिफॉर्म देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या, किस तरीके के सुधार, इससे देश का क्या भला होने वाला है। लैंड रिफॉर्म का यहां पे मतलब क्या था कि 2020 से पहले यूक्रेन में एक कानून था कि जो कृषि भूमि है उसको बेचा नहीं जा सकता। ना तो सरकार उसे बेचेगी, ना किसान उसे बेचेगा। लीज पे दिया जा सकता है लेकिन बेचा नहीं जा सकता। पर्पज यह था कि जो छोटे किसान हैं, ऐसा ना हो कि उनकी भूमि को बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या विदेशी कंपनियां खरीद ले, वो भूखे मर जाएं। इस पर्पज से यह कानून चला आ रहा था। लेकिन वर्ल्ड बैंक ने पहली कंडीशन क्या की लोन देने के लिए कि भाई लैंड रिफॉर्म्स करो, कानूनों को बदलो इस तरीके से कि वहां पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ पाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से खासकर मतलब है यूरोप और अमेरिका, है ना। तो इन्वेस्टमेंट आएगी तो आप कमाओगे, आप कमा पाओगे तो हमारा पैसा उतार पाओगे। तो पहले लोन के जाल में फंसाओ और फिर ऐसी कंडीशंस रखो कि वो फंस जाए और आपकी बातें मानता चला जाए। अब देखो, जब वो लोन देगा, है ना, तो वो इस तरीके से देगा कि वो पैसा वापस भी आए। तो वो और क्या चीज करवाएगा? वो इकोनॉमी रिफॉर्म्स करवाएगा, वो लीगल रिफॉर्म्स करवाएगा। किस तरीके के रिफॉर्म्स करवाएगा? वो कहेगा कि भाई आप एक काम करो, अपना जो टैक्स का बेस है उसे बड़ा करो। यानी कि फॉर एग्जांपल, जैसे भारत में अभी एक कानून आया है कि 12 लाख तक टैक्स नहीं है, तो टैक्स रिवेन्यू कैसे जनरेट होगा सरकार का? तो उसे नीचे करवाएगा आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक। वो बोलेगा भाई ये 3 लाख तक लेके आओ, 2 लाख तक लेके आओ, इसके ऊपर हर व्यक्ति टैक्स देगा। यानी कि जो बेस है, जो नंबर ऑफ पीपल हैं, वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरे। जब रिवेन्यू जनरेट होगा तो आप हमारा लोन उतार पाओगे। और क्या होगा?
दूसरी बात है कि जैसे आज की सरकार दुनिया भर की सब्सिडीज देती है, किसानों को सब्सिडी देती है ना, महिलाओं को पेंशन देती है, बेरोजगारों को पेंशन देती है या बुजुर्गों को पेंशन देती है। तो ये सारी चीजें वो बंद करवा देगा कि भाई अगर आप इस तरीके से पैसा लुटाओगे तो आपकी इकोनॉमी अनस्टेबल हो जाएगी, आपकी इकोनॉमी नीचे आ जाएगी। तो आज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो निवेश कैसे करेंगे? तो इकोनॉमी स्टेबल होने के लिए आपके पास रिवेन्यू आना चाहिए, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा लाएं, आपके यहां पे पैसा जनरेट हो और आप हमारा लोन उतार पाए। तो ये सारे रिफॉर्म्स के अंदर आएंगे। लेकिन ये जो रिफॉर्म्स हैं ये जनता के लिए रिफॉर्म्स नहीं है, ये इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, फॉरेन कंपनीज के लिए रिफॉर्म्स हैं। ये समझने वाली बात है। यानी कि टर्म्स इस तरीके की यूज होंगी जो आप अगर बुक्स में पढ़ेंगे, एकेडमिक बुक्स में पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सच्चाई होगी कुछ और। जैसे कि एक चीज और होगी, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक क्या बोलेगा कि जो पॉलिसी आप बना रहे हो इन्वेस्टर्स के लिए, पहली बात तो यह है कि पॉलिसी इस तरीके की हो कि इन्वेस्टमेंट आसान हो, है ना। कॉर्पोरेट टैक्स कम करवाएगा, जो इंडिविजुअल टैक्स है वो बढ़वा देगा, यानी कि जनता पे टैक्स बढ़ेगा और जो इन्वेस्टर्स हैं उन पे टैक्स कम करवाएगा, जिससे कि और इन्वेस्टमेंट आए। बात वो क्या लॉजिक क्या देगा, और इन्वेस्टमेंट आए तो उसके लिए कॉर्पोरेट टैक्स वो कम करवाएगा, यानी कि फॉरेन कंपनीज का फायदा हो और वहां के जो लोग हैं वो बोझ के नीचे आए। इस तरीके की पॉलिसी होंगी और जो पॉलिसी बनेगी वो स्टेबल होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि ये सरकार गई और पॉलिसी चेंज हो जाए, है ना, उनके अगेंस्ट हो जाए। तो पॉलिसीज इस तरीके से बनवाई जाएंगी 10 साल के लिए, कम से कम 15 साल के लिए, जिससे कि कंपनियां कमा लें, है ना। तो इस तरीके का जो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, वो इस तरीके के उपाय करता है जिससे कि जो अमेरिकन कंपनी है वो कमा पाए। एक चीज और, एक रिफॉर्म और वो करवाएगा जो देखने में बहुत अच्छा लगेगा, एंटी करप्शन रिफॉर्म, कि भाई करप्शन नहीं होना चाहिए। अब सोचने में तो ये बात अच्छी है कि भाई करप्शन तो नहीं होना चाहिए, तो वो इस करप्शन को रोकने के लिए क्या बोलेगा कि भाई जो टैक्स है इसको डिजिटलाइज करो, जो टैक्स का कलेक्शन है वो डिजिटलाइजेशन होना चाहिए उसका, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि एग्जैक्टली कैसे टैक्स आ रहा है, कितना बजट है, कितना कहां पे खर्च हो रहा है और कितना रिवेन्यू आ रहा है। अब देखने में तो ये बातें अच्छी हैं, लेकिन डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि पहला मतलब तो ये है कि उस सिस्टम को डेवलप करने के लिए टेक कंपनियां हायर की जाएंगी। टेक कंपनियां कौन सी होंगी? वो अमेरिका की होंगी, गूगल है, मेटा है, जो दुनिया भर की जो टेक कंपनीज हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, वो अमेरिकी कंपनियों को ठेके मिलेंगे। दूसरी बात क्या होगी, जब उन कंपनियों को ठेके मिल जाएंगे तो वो जो डेटा है उस पर अमेरिका का कंट्रोल हो जाएगा। यही सारा गेम है। डेटा का मतलब क्या है कि जो फॉरेन कंपनीज हैं उनको ये पता चलेगा कि यहां पे इस देश के अंदर कौन कौन सी कंपनियां काम कर रही हैं, किस किस फील्ड में कितना कितना पैसा कौन कौन सी कंपनियां कमा रही हैं, यानी कि हमारी किस कंपनी को किस फील्ड में कितना पैसा लगाना चाहिए, कैसे वहां के जो ठेके हैं उनको लेना चाहिए, यानी कि उन पर अधिकार कर लेना चाहिए। तो वो जो डेटा है, वो जो ट्रांसपेरेंसी के नाम पे वो जो डेटा कंट्रोल किया जाएगा, उससे ही उस देश की इकोनॉमी को कंट्रोल किया जाएगा, क्योंकि उस डेटा से ही सब कुछ पता लगने वाला है। और इसी के हिसाब से देखिए, जो गवर्नमेंट का जो डेटा होता है, जो गवर्नमेंट के पास होता है, तो वो पॉलिसीज उस हिसाब से तो बनाता है कि भाई हमारे देश में इतने लोग गरीब हैं, इतनी महिलाएं हैं, तो महिलाओं के लिए हम ये करेंगे, गरीबों के लिए हम ये करेंगे। अब वो सारा डेटा हो गया उन कंपनियों के पास, टेक कंपनियों के पास, अमेरिका के पास। तो वो जो अब अपना इन्वेस्टमेंट है उस डेटा के आधार पर करेगा और उससे पैसे कमाएगा। तो ये सारा खेल है। और वो जो वर्ल्ड बैंक है या आईएमएफ है, वो अमेरिका के हित की पॉलिसी बनाएगा, नाम बढ़िया बढ़िया देगा, रिफॉर्म्स के नाम देगा, लेकिन होगा इस तरीके से जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, ये इंटरनेशनल इनके नाम हैं, लेकिन ये अमेरिका के दाएं बाएं हाथ हैं, जो अमेरिका की फुल हेल्प करते हैं कि उसका वर्ल्ड पे कैसे कंट्रोल हो। अब हम बात ये करते हैं कि यूक्रेन युद्ध से पहले कैसी उसकी सिचुएशन थी।